हमेशा हमने डिस्कस किया है किस तरीके के स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस लेवल्स पे पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसके साथ हमने काफ़ी सारे पैटर्न्स को भी डिस्कस किए। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से स्टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन से मैकेनिज्म है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टॉक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है, ट्रेडिंग के लिए भी और इन्वेस्टिंग के लिए भी। तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। टोटल 7 पैरामीटर्स हैं। अगर कोई स्टॉक इन 7 पैरामीटर में कहीं पे भी फॉल करता है तो हमें इसको अवॉइड करना है। हमें हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के लिए इनको अवॉइड करना है। हम वन बाय वन ये 7 पैरामीटर्स को समझेंगे और उसके बेसिस पे एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक स्कैनर भी बिल्ड करेंगे। नंबर 1, NSE GSM लिस्ट। कोई भी स्टॉक अगर NSE के ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर के लिस्ट में है तो हमें उन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। अब हालांकि ये GSM की जो लिस्ट है उसके 3 ब्रॉडर आइडियाज़ हैं, 3 ब्रॉडर रूल्स हैं। उसके बेसिस पे अगर कोई कंपनी उस लिस्ट में फॉल करती है वो स्टॉक्स जनरली एक सर्वेलेंस मेजर में आ जाता है। सर्वेलेंस मेजर का मतलब ये होता है कि आप एक स्टॉक में पार्टिसिपेट तो कर सकते हो बट 2 महीने तक उसको सेल नहीं कर सकते हो, तो उसको रीपरचेस नहीं कर सकते हो। उसके अपने एक सेट ऑफ रूल्स हैं, वो एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है और ये रिस्ट्रिक्शन अच्छे के लिए है। ये स्टॉक्स जनरली वो स्टॉक्स हैं जो थोड़ा लॉस मेकिंग कंपनीज है या लॉस मेकिंग होने वाली है, या तो इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, या अपने पी के हिसाब से ये स्टॉक्स ट्रेड नहीं कर रहे हैं। मतलब उसका जो नेटवर्थ है उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू पे अगर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो वो ग्रिवेलेंस मेजर के अंदर आ सकता है। अगर हम एक शॉर्टर फॉर्म में, अगर एक अंडरलाइन टोन में अगर हमें बात करनी है तो GSM के स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिसमें थोड़ा पोटेंशियल फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फ्रॉड होगा ही, बट पॉसिबिलिटी है। इसलिए एक इन्वेस्टर के लिए एक रेड फ्लैग है वो कि ये स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2, NSE ASM लिस्ट। NSE के एडिशनल सर्वेलेंस मेजर है, मतलब जो कंपनीज GSM की लिस्ट में तो है ही, अब ASM की लिस्ट में भी आ गई है। अब ASM की लिस्ट का मतलब ये होता है कि वो स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं एक दिन में, या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है उसमें, एकदम से ट्रेड होना शुरू हो गया है, या तो कोई एक इंडिविजुअल ही प्राइस को मूव कर रहा है। तो इसमें देखा जाता है कि नंबर ऑफ पैन कितने लिंक्ड हैं, कि जो इन्वेस्टर्स हैं कितने पैन के थ्रू इसमें ट्रेडिंग हो रही है। अगर ज़्यादा पैन से हो रही है तो ठीक है, बट अगर कोई एक ही व्यक्ति अगर प्राइस को ऊपर लेकर जा रहा है तो एक डाउटफुल केस क्रिएट होता है। तो ASM के भी कुछ पैरामीटर्स हैं, तो ये एडिशनल सर्वेलेंस मेजर के अंदर वो कंपनीज हैं। तो कोई भी कंपनी जिसमें सर्वेलेंस लगा हो उनको अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के लिए अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि हमें क्यों ऐसे स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो हमें वो स्टॉक्स को क्लियरली अवॉइड करना है। तो ये हो गए 2 क्राइटेरिया कि ये 2 स्टॉक्स को हमें क्लियरली अवॉइड करना है। नंबर 3, कंपनीज विथ हाई डेट। तो जो कंपनीज में बहुत ज़्यादा डेट है, बहुत ज़्यादा कंपनी ने डेट लिया हुआ है, तो वो स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। अगर कंपनी डेट लेती है तो डेट किसके लिए, या तो ग्रोथ के लिए होता है, या तो अपने पुराने कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं उसको क्लियर करने के लिए भी डेट लिया जाता है। बहुत बार EMIs पे करनी होती है, या तो रेंट पे करने होते हैं, सैलरीज पे करनी होती है, उसके लिए भी डेट रेस किया जाता है। तो डेट किसके लिए रेस किया गया वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी के ग्रोथ के लिए डेट है या अपने अभी के ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए डेट लिया गया, ये देखना ज़रूरी है। बट कोई भी कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब जितनी कंपनी की इक्विटी है अगर उससे ज़्यादा डेट ले रही है तो कंपनी के डेट के रेस के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो कंपनीज विथ हाई डेट टू इक्विटी शुड बी अवॉइडेड। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर कंपनी डेट ले रही है तो ख़राब चीज़ है। जो कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा, हालांकि बहुत ज़्यादा डेट लेती है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है जो पोर्ट्स बिल्ड कर रही है, एयरपोर्ट्स बिल्ड कर रही है, तो इधर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। तो डेट टू इक्विटी इन तरीके की कंपनीज में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक्सेप्शन हो गए क्योंकि ये वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए डेट ले रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमेशा ये एसेट का प्राइस बढ़ेगा, उसके सामने डेट लिया जा रहा है। तो कभी भी हम एसेट्स को बेचेंगे तो डेट रिकवर हो जाएगा। तो जो भी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं जहाँ पे कैपिटल एसेट्स खरीदे जा रहे हैं वहाँ पे डेट लिया जाता है, तो वो नॉर्मल सी एक्टिविटी है। बट अगर ऑपरेशंस के लिए डेट लिया जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क है। तो कंपनीज विच आर
लो ऑन ऑपरेशंस, मतलब आईटी कंपनीज हैं जिसमें ज़्यादा डेट की ज़रूरत नहीं होती है, तो उन तरीके की कंपनीज अगर वो ज़्यादा डेट ले रही है तो एक क्वेश्चन मार्क है। सो डेट टू इक्विटी हमेशा चेक में होना चाहिए। अब इसके पीछे एक और रीज़न ये भी है कि कभी भी अगर वो बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है या बैंकरप्सी की तरफ जाता है, तो जब भी सॉल्वेंसी होती है, मतलब वो बिजनेस के एसेट्स का जब भी बिक्री होती है और एक अमाउंट रिकवर किया जाता है, उसमें वो कंपनी ने जिससे डेट लिया है उसको पहले क्लियर किया जाता है। सो प्रेफरेंस में डेट क्लियरेंस पहले होता है, फिर इक्विटी क्लियरेंस होता है। एज अ इन्वेस्टर हमारा जो सीक्वेंस है ऑफ क्लियरिंग और गेटिंग आवर अमाउंट बैक इज लोएस्ट। सो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि डेट टू इक्विटी हमेशा चेक में हो। अगर हालांकि एक जो डेट है कैपिटल के लिए लिया जाए तो ओके है, बट अगर ऑपरेशंस के लिए लिया जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। नंबर 4, नो और लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स। अगर FII या अगर हम इसे थोड़ा ब्रैकेट में बताएं तो स्मार्ट मनी, अगर स्मार्ट मनी कम पार्टिसिपेट कर रही है उन स्टॉक्स में तो भी एक तरीके से क्वेश्चन मार्क होता है। क्योंकि जब स्मार्ट मनी पार्टिसिपेट करता है एक स्टॉक में, एक कंपनी में, तो सारा ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि वो कंपनी सही है या नहीं, प्रमोटर सही है या नहीं, बैलेंस शीट सही दिख रही है या नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है या नहीं। तो बहुत सारे उनके अपने खुद के चेक एंड बैलेंसेज हैं। अगर एक स्मार्ट मनी, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब भी पार्टिसिपेट करते हैं तब उनकी एक सेट ऑफ ड्यू डिलिजेंस होता है, उससे क्लियर होके इन्वेस्टमेंट होती है। सो एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट हमें ये इंश्योर करना है कि जहाँ पे भी FII या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग थोड़ी भी होती है, राइट, अगर हम इसको रूल बेस कर दें तो ग्रेटर देन 10% जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग है उन स्टॉक्स को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। एनीथिंग लेसर देन 10% इज़ डाउटफुल, क्योंकि यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन होता है कि क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर कंपनी अच्छी है, ज़्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं, तो वो लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। हालांकि जिनके पास हमारे से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा बेटर सॉफ्टवेयर्स हैं, ज़्यादा बेटर एनालिस्ट हैं, अब वो क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो वो जहाँ कहीं पे भी स्टॉक्स में 10% से कम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग होती है वहाँ पे हमें थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, और अगर कम है तो हमें भी अवॉइड करने चाहिए वो स्टॉक्स। नंबर 5, वी शुड अवॉइड पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स मतलब वो स्टॉक्स हैं जिनका नेट वर्थ और द टोटल मार्केट कैप इज लेस देन 10 करोड़। अब पेनी कैप की डेफिनेशन तो 10 करोड़ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बट अगर आप ओवरऑल मार्केट्स में देखोगे तो मार्केट में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अगर हम सिर्फ लेस देन 10 करोड़ करेंगे तो बहुत कम कंपनीज अवॉइड होंगी। अगर हम सिग्निफिकेंटली अगर एक अच्छी कंपनीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ग्रेटर देन 1500 करोड़ का जिसका मार्केट कैप है वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। कंपनीज लेस देन 1500 मार्केट कैप अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक फ्लक्चुएट होता है, बहुत सारे स्टॉक्स इललिक्विड हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छे से एंट्री एग्जिट्स नहीं मिल पाती, या तो वो स्टॉक्स NSE के GSM ASM लिस्ट में है। सो बेटर है कि हम उन कंपनीज में पार्टिसिपेट करें जो ग्रेटर देन 1500 करोड़ में है। और अगर आप अभी मार्केट में पार्टिसिपेट करने की शुरुआत कर रहे हो सो यू शुड रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू निफ्टी फर्स्ट 750 कंपनीज। अब इससे भी अगर और फाइन ट्यून करनी है और अभी आपकी शुरुआत हो रही है, आप यही समझ रहे हो मार्केट्स क्या है, तो आपको निफ्टी 500 में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। एज यू गेन मोर एक्सपीरियंस यू शुड अगेन इंक्रीज योर होराइजन टू निफ्टी 750, और उसके बाद फिर आप फिगर आउट कर सकते हो कि आप एक ग्रेटर देन 1500 मार्केट कैप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट लेस देन 1500 करोड़ मार्केट कैप इन तरीके की कंपनीज में मैंने देखा हुआ है कि इलिक्विडिटी थोड़ा इलिक्विडिटी ज़्यादा होती है, कि वहाँ पे बायर सेलर्स नहीं होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड अच्छे से काम नहीं करता है। कंपनीज जो जिसमें थोड़ा सा पोटेंशियल फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी होती है वो कंपनीज होती हैं। सो हमें ये कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 6, लो लिक्विडिटी स्टॉक्स। जो स्टॉक्स अगर आप दिन उनका कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करो तो आपको लाइन 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 दिखती है, हर रोज़ एक लाइन सिर्फ ड्रॉ हो जाती है, वो स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स हमेशा सर्किट पे ओपन होंगे, सर्किट पे क्लोज होंगे, या तो कभी अपर सर्किट लग रहा होगा, कभी तो लोअर सर्किट लग रहा होगा, और ये सर्किट 10%, 20%, 30% के रेंज पे लगते हैं। अब जब कभी भी हम इन कंपनीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा एंट्री और एग्जिट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत बार सामने के साइड पे सेलर ही नहीं होता है, या बहुत सारे टाइम पे अगर आपने बाय किया है तो आपको दूसरे साइड पे बायर मिलेगा ही नहीं।
तो जो भी कंपनीज, जो भी स्टॉक्स इलिक्विड है, जो सर्किट्स पे ओपन होते हैं, सर्किट पे एग्जिट होते हैं, वो स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। मतलब इसको अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो वो स्टॉक्स हैं जिसका कैंडल स्टिक चार्ट कैंडल्स नहीं बनाता, एक लाइन बनाता है, वो स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है। नंबर 7, हाई प्रमोटर प्लेज। जो भी कंपनी है उनके प्रमोटर्स ने अगर ज़्यादा प्लेज किए अपने होल्डिंग्स तो एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि प्लेजिंग, प्रमोटर होल्डिंग का प्लेज कब होता है? जब कंपनी के अपने खुद के एसेट्स हैं, वो एसेट्स के अगेंस्ट में प्लेज हो सकता है और लोन लिया जा सकता है। अब प्लेजिंग कब होती है? लोन रेज करने के लिए। अब लोन आपको दो तरीके से मिल सकता है, एक तो कोलैटरल बेस्ड और नॉन कोलैटरल बेस्ड। कोलैटरल बेस्ड मतलब आपने कुछ गिरवी रखा, उसके सामने आपको लोन मिला। नॉन कोलैटरल बेस्ड मतलब आपके बिजनेस मॉडल पे आपने ये प्रोजेक्ट किया कि ये आपका बिजनेस है, इससे ये ग्रोथ होगा, ये ग्रोथ होगा तो इतना प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो आपका लोन रीपे हो जाएगा। तो जब कभी भी बैंक्स को प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है बैंक वो बिजनेस में, तो वो नो कोलैटरल लोन देते हैं, वो नॉन कोलैटरल होता है। वो बोलते हैं कि गिरवी मत रखो, आप आपका बिजनेस करो और उसके अगेंस्ट में आप हमारा लोन रीपे करते रहो। अब प्रमोटर होल्डिंग को प्लेज करने की ज़रूरत पड़ी। अब प्रमोटर होल्डिंग कब प्लेज होते हैं? जब सारे एसेट्स गिरवी हो गए, सारी चीज़ें जो भी तरीके से आप लोन ले सकते हो सारे दरवाजे बंद हो गए और सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट बचा है जहाँ पे प्रमोटर के होल्डिंग्स को ही प्लेज कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं, तब प्रमोटर होल्डिंग प्लेज होती है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि प्रमोटर होल्डिंग प्लेज हो जाए तो कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही। बहुत ज़्यादा प्लेज हो जाए तो क्वेश्चन मार्क है कि इतना ज़्यादा क्यों प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को प्लेज कर रहे हैं और लोन लेते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे अगर 5%, 10% तक प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है तो इट इज़ ओके, बट 90% ऑफ द प्रमोटर्स होल्डिंग्स आर प्लेज्ड, देन इट्स अ क्वेश्चन मार्क। क्योंकि अगर कंपनी बैंक्रप्सी की तरफ चली गई और ये सारे प्रमोटर होल्डिंग जो प्लेज हुए हैं वो बैंक्स के पास आ जाएंगे, और अगर वो बैंक के हो गए देन बैंक विल हैव देयर ओन एमडी टू रन दैट कंपनी, तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन और बहुत मेसी सिचुएशन बन जाएगी। तो इन तरीके की कंपनीज में जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है उनको अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि आपको जीएसएम और एएसएम की लिस्ट कहाँ पे मिलेगी। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। अब मैंने वेबसाइट ओपन की nseindia.com/reports/gsm। अगर आप यहाँ पे जाओगे इस वेबसाइट पे तो यहाँ पे आपको वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिल जाएंगे जो अभी ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर के अंदर है। तो अगर हम अभी देखने जाएंगे तो इतनी कंपनीज जो हैं 50 कंपनीज आर पार्ट ऑफ जीएसएम लिस्ट। मतलब इन कंपनी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है एनएससी और सेबी को। अब एनएससी और सेबी ने मिल के ये जीएसएम की लिस्ट, उसके जो क्राइटेरिया है वो मिल के बनाए हुए हैं। सो ये कंपनीज ऐसी कंपनीज है शायद वो अपने एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं और ये इन्वेस्टर के लिए अच्छी कंपनीज नहीं है। तो ये 50 कंपनी वहाँ पे, अब इनको अवॉइड करना है उसके लिए अगर आपके खुद के कुछ सिस्टम्स हैं तो आप यहाँ से CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हो और आपके सिस्टम में डाल सकते हो या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो। अब ये हो गया जीएसएम की लिस्ट। सिमिलरली एडिशनल सर्वेलेंस मेजर के लिए आपको ओपन करना है nseindia.com/reports/asm। तो आपको ASM की जितनी लिस्ट है वो मिल जाएंगी। तो टोटल कितनी कंपनीज है इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो ये ओवरऑल हमें कितनी कंपनीज मिल रही है? 218 कंपनीज। सो 218 कंपनीज आर पार्ट ऑफ ASM। तो इनको हमें टोटल मिला के 50 वहाँ पे हो गई, ये 218 कंपनीज यहाँ पे हो गई, इनको अवॉइड करना है। ठीक है, अगर इनको अवॉइड करते हुए भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गई कि फर्स्ट क्राइटेरिया हमने पॉइंट नंबर 1 और 2 जो डिस्कस किया था वो यहाँ से हमने अवॉइड कर लिया। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है कि जहाँ पे हम डेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सिंपल ये कर सकते हो, radar.definedsecurities.com पे जा सकते हो और यहाँ पे आप स्कैनर सर्च कर सकते हो। सो यू कैन डायरेक्टली गो टू स्कैनर और यहाँ से आप पब्लिक स्कैनर में जा सकते हो। यहाँ पे मेरा जो स्कैनर है वो मैंने पब्लिक कर लिया है। तो आप यहाँ पे जाओ, इसको क्लिक करो, यहाँ पे जाओगे, पब्लिक स्कैनर ओपन हो जाएगा और ये स्टॉक्स मिल जाएंगे। इसको सिंपली मैंने सॉर्ट किया हुआ है। कैसे किया हुआ है कि डेट टू इक्विटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2। मतलब कंपनी ने अगर 100 रुपये की उसकी इक्विटी है तो 200 रुपये से ज़्यादा का लोन इसने नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप में भी ग्रेटर देन 2 इज़ रिस्की। अब डेट टू इक्विटी जितना कम उतना बेटर, उतना अच्छा। अगर 1 से कम है और अच्छा, क्योंकि 1 रुपये का अगर इक्विटी है और 1 रुपये से कम का डेट लिया गया है तो हम
पे कर पाएंगे, हम डेट को बहुत अच्छे से सर्विस कर पाएंगे। सो डेट टू इक्विटी लेस देन 1 इज़ गुड। बट अब जैसे हमने बात की कि कुछ कंपनीज हो सकती हैं जो कैपिटल इंटेंसिव है, तो उसमें डेट टू इक्विटी विल बी ग्रेटर देन 2, विल बी अराउंड 2। ठीक है, तो ग्रेटर देन 2 को तो भी अवॉइड करना चाहिए। बट कुछ कंपनीज हैं जैसे अदानी पोर्ट्स हैं जिनका डेट टू इक्विटी इज़ ग्रेटर देन 2, तो वो कंपनीज भी अवॉइड हो जाएंगी। तो डेट टू इक्विटी शुड बी लेस देन 2। अब अगर मैं इधर क्वेरीज में चला जाऊँ तो आपको मिल जाएगा कि FII होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 10। हमने ये देखा कि इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन चाहिए। वो कंपनीज जिसमें कोई इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन नहीं है तो हमें वो अवॉइड करनी है। तो इधर डाल दिए कि ग्रेटर देन 10%, DI होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 10%, मतलब FII DI 10% से ज़्यादा होल्ड करने चाहिए। मार्केट कैप ले लिया ग्रेटर देन 1500 करोड़। प्रमोटर होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 30, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कंपनीज जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा हो, मतलब 30% से ज़्यादा हो। तो इसके साथ मिलते हुए ये एक स्कैनर बन गया। ये स्कैनर जो है वो मैंने पब्लिक कर दिए, तो आप radar.definedsecurities.com पे आ जाओगे। पब्लिक स्कैनर में आपको मेरा स्कैनर दिख जाएगा जिसका नाम है हेल्दी स्टॉक्स। हेल्दी स्टॉक से आपको ये सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ नॉट लिमिटेड, दिस इज जस्ट अ थॉट। अब इसमें स्कैन होते हुए हमें मिल रहे हैं 154 कंपनीज। सो दिस आर थॉट्स इन विच यू कैन अगेन फाइन ट्यून। आप इसके मार्केट जो कैप है इसको चेंज कर सकते हो। इसके साथ में आप डेट टू इक्विटी, अगर आपको लग रहा है कि ग्रेटर, जो मैंने अभी लेस देन 2 के सारे कंपनीज लिए हुए हैं, आप उसको लेस देन 3, लेस देन 4 भी कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे किस तरीके के स्टॉक्स आपके बास्केट में बन रहे हैं। बट आई विल सजेस्ट दैट यू सी दिस लिस्ट फर्स्ट एंड देन ट्वीक। फिर इसके बाद आप ट्वीक कर सकते हो, तो आपको एक एक्शनेबल एक स्कैनर भी मिल गया है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो ऑफ हाउ टू अवॉइड स्टॉक्स which are doubtful or might create problem for trader and investor। आप मुझे बताओ कि आप ये स्कैनर को कैसे यूज़ करोगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो में क्या की टेक अवे था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।